हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, रिप्लाई करो आप लोग जरा। देखिएगा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए न्यूटन नंबर यानी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूटन में ग्राफ बनाया तो आपने ये तरह के कर्व मिले। ये वाली लाइन वो है जिसके ऊपर प्रोटॉन यानी जेड अपॉन ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूटन का रेशियो ज्यादा है। ये वाली जो है लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है, लेकिन बीच में कोई पार्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें अल्फा एमिशन होता है। इसके ऊपर वाली में बीटा प्लस या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब होता है बताऊंगा मैं भी। और इसके नीचे बीटा नेगेटिव एमिशन होता है, यानी बीटा की दो सिचुएशन है, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। और अगर इसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रॉन एमिशन, एक्चुअली न्यूट्रॉन एमिशन नहीं है, मैं बताऊंगा क्या होता है। तो फिलहाल ये ग्राफ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी हमें। बात समझ में आ रही है? आज हम स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। हालांकि ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो सम सब्सटेंस आर फाउंड इन नेचर, जिनको अगर ओपन रखा जाए तो अपने अंदर से एमिशन स्टार्ट करते हैं ड्यू टू इम्बैलेंस फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। तो लिखिए, दो लाइन लिख लो। ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस और ड्यू टू लिमिटेड रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियाई spontaneously disintegrate into other nuclei। यानी इम्बैलेंस फोर्सेस के कारण न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए, यानी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी जो एक तो नेचुरल मिल रही है और एक हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मिलती है। आर्टिफिशियल में जैसे न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। लेकिन अभी हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं भाई? हेलो, आ रही है ना आवाज? रिप्लाई करो, आ रही है कि नहीं? मान लीजिए कोई एक्स न्यूक्लियस है और इसमें इम्बैलेंस्ड फोर्सेस है। जिस समय ये नए न्यूक्लियस वाई में कन्वर्ट इनटू न्यू न्यूक्लियस वाई, जब ये कन्वर्ट होगा तो ये अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकालेगा। रेडियो एक्टिव रेडिएशन लिख दीजिएगा। आया समझ में? अरे भाई, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या बात है? और एक्स जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सीधी बात है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच ड्यू टू इम्बैलेंस फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस दे ब्रेक इनटू अदर न्यूक्लियस। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये एलिमेंट। आया समझ में? और ये जो रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, पूरा लिखिएगा। रेडियो एक्टिव रेडिएशन दैट इज देन ईएम रेडिएशन, डिफरेंट देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण क्रिएट होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये जो न्यूक्लियस ब्रेक हुआ है इसको हम कहते हैं पेरेंट, और ये जो बना है ये कहलाता है डॉटर। और दूसरी बात है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या कोई भी न्यूक्लियस अगर किसी नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स। अनस्टेबिलिटी के कारण इसकी एनर्जी ज्यादा थी, लेस एनर्जी चाहता है, तो नए न्यूक्लियस वाई में कन्वर्ट हुआ, तो वाई इज मोर स्टेबल देन एक्स। तो चूंकि स्टेबिलिटी में आ रहा है ये, तो अपने अंदर से जो
एनर्जी निकाल रहा है उसका फॉर्म है रेडियो एक्टिव रेडिएशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यानी एक्स की हम बात करें तो एक्स कन्वर्ट इनटू वाई, न्यू न्यूक्लियस और प्लस प्लस रेडिएंट एनर्जी। ये सिंपल रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन है, भी उसमें और चीज आएंगी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? यस साफ करें, साफ करें। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो मैंने बताया था आपको जिनके लिए Z ग्रेटर देन 83 है, वो जो एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव है। क्या है ये? फॉर द एलिमेंट विच हैविंग Z ग्रेटर देन 83 बिहेव्स एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी दे ब्रेक इनटू न्यू न्यूक्लियस नेचुरली, और ये जो रेडियो एक्टिविटी है दैट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन में हम बम्बार्डेड करते हैं, एटम बम की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की बम्बारिंग करते हैं, वो आर्टिफिशियल है, हमें बाहर से करना पड़ता है। क्लियर है? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब जो रोल प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम कहते हैं अल्फा, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, बीटा एंड गामा। गामा जो है ये चार्ज लेस है। बीटा आर ऑफ टू टाइप्स, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। ठीक है? अरे क्लियर हुआ? अब मान लीजिए आपने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, अब इसमें यहां पर हमने मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दी। अब इसमें से मान लीजिए अल्फा पार्टिकल निकला। जब अल्फा पार्टिकल निकला तो अल्फा पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। और मान लीजिए बीटा पॉजिटिव निकला तो बीटा पॉजिटिव भी इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इसकी रेडियस अल्फा की रेडियस से कम होगा, ये बीटा पॉजिटिव। और बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और इसकी रेडियस सेम होती है क्योंकि दोनों के मास सेम लिए जाते हैं। जबकि गामा जो होता है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा जाता है। सही, एक बार फिर से बता दीजिए। कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। व्हेन वी प्लेस्ड इन ओपन, तो ड्यू टू इम्बैलेंस फोर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इट स्टार्ट इमिटिंग पार्टिकल्स, जिससे वो स्टेबल स्टेट में आए। तो जो पार्टिकल्स वो एमिट करेगा उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा इज पॉजिटिव, गामा इज चार्जलेस, गामा इज ओनली एनर्जी। और बीटा आर ऑफ टू टाइप्स, बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन है ये। पॉजिट्रॉन का मतलब इसका मास, इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, और जो चार्ज है इस पर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी तो अगर मान लीजिए कोई हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसमें से बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव निकला, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको हमने देखा, तो हमने देखा भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो गामा वाला है विदाउट एनी डेविएशन ये सीधा निकल जाता है। ये शो करता है कि इट हैज नो चार्ज, ये चार्जलेस है, क्योंकि अगर चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट या सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अल्फा जो है दैट इज मोल्डिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो चार्ज का नेचर पॉजिटिव है। इसी तरह बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा, लेकिन हमने देखा इसका कर्वेचर, इसका जो कर्वेचर है, इसका रेडियस जो है वो कम है और इसका रेडियस ज्यादा है, यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ बीटा पॉजिटिव। और बीटा नेगेटिव की वही रेडियस होगी, बट इसका डायरेक्शन जो है
वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका क्लॉकवाइज है। तो ये अल्फा बीटा एंड गामा। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया अभी? यस सर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? समझ में आ गया? साफ यस करें? साफ कर दें? अभी कितने लोग प्रेजेंट है? शिवानी प्रेजेंट है? Yes, sir. शिवानी आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. चैट बॉक्स में लिख दो प्रेजेंट हो गया। Yes, sir. अरे प्रेजेंट हो क्या भाई? Yes, sir. ठीक है, अब आवाज अब आई ना आवाज? ठीक है, तो चलिएगा। तो जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बीटा पॉजिटिव का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, या जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बीटा नेगेटिव का होगा, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब सर अगर रब सर थोड़ा सा रब 1 मिनट बात कीजिए, करा करिए, एक्चुअली नोट नहीं कर पाए। मैंने ये कहा, अभी बताया मैंने, एक्सेलरेशन जो बीटा पॉजिटिव का होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उतना ही एक्सेलरेशन बीटा नेगेटिव का भी होगा, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा और एक माइनस क्यू चार्ज रखा, मास से मतलब नहीं है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स क्या इस पे लगेगा। अब अगर दोनों के मास भी सेम है और दोनों पर फोर्स भी सेम है, तो क्या एक्सेलरेशन सेम आएगा? बस डायरेक्शन क्या होगा उसका? अरे डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा। जल्दी, अपोजिट यही लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड। और ध्यान रखो, एक्सेलरेशन ऑफ बीटा पॉजिटिव इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन ऑफ बीटा नेगेटिव, मैंने वेक्टर नहीं लगाया, इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी होता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स के मास है, और जबकि ये है 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास तो वैसे ही 1760 गुना ज्यादा भारी होता है, ये तो 4 गुना भारी है, और चार्ज सिर्फ डबल है इस पर, और मास इसका 4 टाइम्स इन वाले पार्टिकल से, तो नेचुरली बात है ये एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड इससे बड़े होंगे। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अब मैं आपसे बोलूं कि ऑलमोस्ट जो अल्फा बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव या गामा जो निकलते हैं बात समझे? गामा जो निकलते हैं, इनकी जो वेलोसिटी होती है अप्रोक्सीमेट सेम होती है। वेलोसिटी क्या होती है? सेम। यानी जिस समय वो किसी रेडियो एक्टिव पार्टिकल वो है जिनके अंदर न्यूक्लियस में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स इम्बैलेंस है, यानी एनर्जी उसकी ज्यादा है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, तो इन 4 तरह के पार्टिकल को निकालता है। हालांकि गामा के निकलने से केवल एनर्जी निकलती है। यानी अगर कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो ग्राउंड स्टेट में अगर वो लौटा, तो उस पोजीशन में ओनली एनर्जी लेवल इज चेंज। बात समझे? तो ये पक्का है कि अल्फा बीटा प्लस या बीटा नेगेटिव निकले, तो सीधी बात है, ये जब ही निकलते हैं जब कोई न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और स्टेबिलिटी की तरफ जाने का मतलब वो एनर्जी एमिट करता है, यानी इन एवरी एमिशन गामा विल एमिट। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? एनर्जी तो निकलनी ही है, पक्का है, तो गामा विल एमिट इन एवरी एमिशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है? हेलो? Yes, sir. अरे अब मैं कहूं आपसे कि ये अल्फा निकला, ये बीटा प्लस निकला, या बीटा नेगेटिव निकला, तो डायरेक्शन, और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है बी। मान लेता हूं कि इसका मास है एम अल्फा और इसका मास है एम बीटा। तो आप जानते हो कि एम बीटा इज मच मच स्मॉलर देन एम अल्फा। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही कि नहीं? अब इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी भी वही वेलोसिटी है। अब इसका जो डायरेक्शन, सर, अब बोलो, इन सब की वेलोसिटी सेम कैसे होगी? इनके मास में तो डिफरेंस है ना। मास का डिफरेंस है ना। इजेक्शन जो हो रहा है, या ऑलमोस्ट जो इजेक्शन हो रहा है ना इनका,
वो न्यूक्लियस के अंदर से हो रहा है, वो न्यूक्लियस के, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी, ये तो अंदर से इजेक्शन हो रहा है। मेरी बात समझे? हेलो, इसमें कोई सोर्स नहीं है, यस सर। अंदर से जो एमिशन होता है, ऑल radioactive particles, radioactive element will emit with the same speed। और वैसे चलो, दूसरी बात है, अगर हमें ऐसे जज नहीं करना तो हमने ये देखा कि भाई इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास किया और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एमिशन, तो सीधी बात है ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेंगे। अब इस पे लगने वाला फोर्स Q इंटू V क्रॉस B, दोनों पर Q पॉजिटिव लिया है, वेलोसिटी बाई एक्सिस की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव Z में है, तो Q इंटू V क्रॉस B J क्रॉस माइनस के, J क्रॉस माइनस के, तो माइनस आई यानी ऐसे मुड़ जाएगा ये, और ये वाला भी ऐसे मुड़ जाएगा, नहीं मुड़ जाएगा भी? हेलो, यस सर। दोनों एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे, तो रेडियस जो होगी R इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी। अब जिनका Q अपॉन M का रेशियो, Q अपॉन M का रेशियो जिनका ज्यादा है रेडियस उनकी कम है, क्यों भाई? Q अपॉन, या समझ गए ना बात को? यस अरे सर। सर, आप ये ध्यान रखो कि मास जिसका कम है रेडियस भी उसकी कम है, यानी इट विल मूव ऑन द रेडियस ऑफ लेस सर्कल। क्लियर है? सर ये तो स्पेक्ट्रोमीटर में यूज करते हैं ना अपन, ऐसा प्रिंसिपल? एक्चुअली ये किसी में भी यूज कर सकते हैं आप, ये तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो निकालने का तरीका है, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, यस सर। अब चलिए आगे देखते हैं। सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लें। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए बोर्ड, नीचे वाला पार्ट देखना है सर, नीचे वाला पार्ट देखना है। क्या? यस सर। काफी चीजें इसमें प्रैक्टिकली है, थोड़ी याद करनी पड़ेगी मेमोरी के लिए। आयोनाइजिंग आयोनाइजिंग पावर आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल की होती है। अल्फा की आयोनाइजिंग पावर 100 टाइम्स ऑफ बीटा, और बीटा की जो अल्फा की आयोनाइजिंग पावर 10,000 टाइम्स ऑफ गामा, यानी बीटा की 100 टाइम्स ऑफ गामा। दिस इज द आयोनाइजिंग पावर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है? अरे भाई ठीक है। Yes, sir. और दूसरा लिखो पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा की, उसके बाद बीटा की, और उसके बाद अल्फा की। अल्फा सबसे हैवी पार्टिकल होता है। पेनेट्रेशन पावर इज ग्रेटेस्ट। आप जानते हो कि अल्फा जो है माइक्रोन में ही कर पाता है, यानी एंगस्ट्रॉम की पॉलिथिन को, गोल्डन फॉइल को क्रॉस कर पाता है। बीटा की उससे ज्यादा, और गामा की सबसे ज्यादा। गामा मीटर की रेंज की थिक प्लेट को भी क्रॉस कर जाता है। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ मेमोरी में बिठालना है, क्योंकि ये सिर्फ आएगा तो डायरेक्ट टिक करना होगा। ठीक है? ठीक है भाई, साफ कर दें? यस सर। हाँ, सबसे पहला लिखो अब अल्फा डिके। अल्फा डिके अल्फा क्या है? 2He4। 2He4। मान लो कोई X न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास नंबर A। इट कन्वर्ट्स इनटू Y प्लस 2He4, यानी अल्फा पार्टिकल। मैंने आपको बताया था जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा। तो यहाँ 2 है तो Z-2 हो जाएगा ये, और यहाँ 4 है तो ये -4 हो जाएगा। यानी जब कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय, हेलो हेलो, आ रहा है समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं?
अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो प्लस एनर्जी भी निकलेगी। मैंने आपको बताया ना क्या निकलेगी, क्या एनर्जी। निकलेगी? एनर्जी। अब ये जो एनर्जी, अब मेन चीज क्या है कि एक्स वाला लेस स्टेबल है, वाई वाला मोर स्टेबल है। तो जब कोई न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो इट लूजेज एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वो रेडियंट एनर्जी है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ वाई लिखना आप नीचे, स्टेबिलिटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्स, ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्स। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर 2He4 2+ होगा ना वो? वो 2He4 ही लिखा जाएगा, 2+ तो है ही। अल्फा पार्टिकल जब लिख दिया गया है तो 2Hel, हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल जब ही कहलाता है जब वो डबल इलेक्ट्रॉन के बराबर आयोनाइज हो चुका हो, नहीं तो उसको हम अल्फा पार्टिकल कभी नहीं कह सकते। समझ में आ यस रहा है कि सर। नहीं? अब ये जो बने हैं इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या है ये? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। यानी ये डॉटर है और ये आउटगोइंग पार्टिकल, और ये हमारा पेरेंट। इस प्रोसेस में जो Q वैल्यू होगी, जो Q वैल्यू होगी वो होगी मास डिफेक्ट, इस प्रोसेस का मास डिफेक्ट इनटू c²। क्लियर हो रहा अभी? Q वैल्यू इज डेल्टा m c²। डेल्टा m कितना होगा? मास ऑफ पेरेंट यानी मास ऑफ एक्स, मास ऑफ एक्स, मास ऑफ एक्स, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, मास ऑफ एक्स यानी पूरे एटॉमिक मास माइनस z टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ वाई, मास ऑफ वाई, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो Z-2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो Z-2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2He4 यानी मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम माइनस 2 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास डिफेक्ट है इनटू c²। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं? ये एटॉमिक मासेस हैं। हम चूंकि न्यूक्लियर मास की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने हमारे इलेक्ट्रॉन है? Z इलेक्ट्रॉन है, तो Z टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट एंड दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियर ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आउटगोइंग अल्फा पार्टिकल इनटू c²। बोलो हाँ या ना? अरे आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब आप गौर से देखिए, ये पूरा कैंसिल होके mx माइनस my और माइनस mh ही बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा? क्योंकि देखो ZMe से ZMe हट जाएगा प्लस का, प्लस के 2Me से ये माइनस का 2Me भी गायब हो जाएगा कि नहीं? अरे हो जाएगा, हो यस जाएगा सर। कि नहीं? हाँ, अब साफ कर देता। यस यस सर। सर। अब थोड़ा ध्यान दें, जब हमने Q वैल्यू की बात करी तो Q वैल्यू आपकी आई मास ऑफ एटम X माइनस मास ऑफ डॉटर Y माइनस मास ऑफ हीलियम एटम। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं भाई? वो देख लो ना, सब कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं? सर इंटू c²। टू c²। ठीक है, ये समझ यस में आया? सर। अब मान लीजिए आपका X वाला न्यूक्लियस रेस्ट पर था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, और ये कन्वर्ट हुआ Y में और हीलियम न्यूक्लियस में He में। अब मान लो अगर हीलियम यहां भागा तो
वाई वाले न्यूक्लियस को यहां भागना पड़ेगा। अरे भागना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि नेट मोमेंटम फाइनल को भी 0 होना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकते ये। अरे हो सकता है कि नहीं भाई, जल्दी बोलिए। नहीं सर। तो मान लीजिए कि हीलियम न्यूक्लियस का मोमेंटम है पीएचई और मोमेंटम ऑफ वाई न्यूक्लियस है पीवाई। तो वास्तव में पीवाई प्लस पीएचई, दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट दैट शुड बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम इज 0। इसका मतलब पीवाई का मॉड इज इक्वल टू पीएचई का मॉड। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। जल्दी बोलिए। अगर मैंने एक न्यूक्लियन का मास, मैंने मान लिया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन मान लिया मैंने, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन बराबर m मान, ठीक है भाई। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो भाई। यस सर। अब इसको देखो आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, मोमेंटम को लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इंटू 2 मास ऑफ वाई का अंडर रूट लिख सकता हूं मैं? अरे लिख सकता कि नहीं? मोमेंटम को यस सर। यानी पी वाई स्क्वायर बराबर पी एच ई स्क्वायर कर सकता हूं, तो अंडर रूट भी लगाने की जरूरत नहीं। अरे कर सकता है कि नहीं? यस सर। तो भी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. चलिए, अब पी वाई का स्क्वायर क्या यहां पर 4 करना पड़ेगा। पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, पी स्क्वायर को एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर को एम स्क्वायर वी स्क्वायर। जल्दी बोलो, पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एम Yes. स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? या इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर को क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। अरे मोमेंटम के स्क्वायर को मास इंटू वेलोसिटी है ना मोमेंटम, और मोमेंटम का स्क्वायर कर दिया तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं? अरे हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। Yes. दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी। अब देखो, अब 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहां पर क्या मास ऑफ वाई इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। इतना लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते? मोमेंटम कंजर्वेशन से। अरे लिख यस सर। सकते, ठीक है ना? हाँ sir. अब चलिए आगे बढ़े, साफ करें इसे। यस सर। अब बताइए, जो हीलियम का मास है क्या 4 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन है? यस सर। मास ऑफ प्रोटॉन है, तो यहाँ पर एम वाई का मास क्या है? एम वाई का मास है मास ऑफ वाई, दैट इज कितना है मास ऑफ वाई? 4 मास ऑफ वाई MP। क्या है? ए माइनस 4 इंटू 4 इंटू एम। क्यों भाई, मास ऑफ वाई यस क्या सर। है? वाई में कितना एटॉमिक मास नंबर कम हुआ? 4। ए माइनस 4 इंटू एम, दिस इज द मास ऑफ वाई इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम दैट इज 4m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल। क्लियर हुआ? एम से एम कैंसिल कर दो। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। जो Q वैल्यू है वो एक्चुअली
दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल, ये क्यू वैल्यू। एक्चुअली मास डिफेक्ट के कारण ये एनर्जी क्रिएट हुई। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब के वाई बराबर 4/a-4 के अल्फा है ना? यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, वाई बड़ी है ना इससे पहले, काइनेटिक एनर्जी अल्फा की a-4/4 इनटू के वाई। समझ में नहीं आया? इसी इक्वेशन लिख दिया मैंने के अल्फा की वैल्यू को इस टर्म्स में, के वाई कॉमन ले लो इनटू ये आएगा के वाई इंटू a/4, ये आएगा ना शायद? अरे आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर एलिमेंट जो बना है उसकी काइनेटिक एनर्जी के वाई दैट इज 4q डिवाइड बाई ए, जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल, अब एल्फा की कितनी आएगी, a-4 इंटू क्यू अपॉन ए। बोलो हाँ या ना? यस सर। सर बोर्ड टेढ़ा हो गया। हेलो, सब लोग हैं प्रेजेंट? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई जो प्रोडक्ट हुआ और काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। अभी हमने ये माना है जो एक्स वाला न्यूक्लियस था वो रेस्ट पर था और उसने अल्फा पार्टिकल को एमिट किया। बात समझे आप? अल्फा पार्टिकल के एमिट होने से 2 एटॉमिक नंबर और 4 एटॉमिक मास नंबर कम हो जाता है। क्लियर है? और उस समय अगर क्यू वैल्यू हमें मालूम है तो हम निकाल सकते हैं जो आपका डॉटर एलिमेंट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और जो अल्फा जो निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर एलिमेंट, इन दोनों का समीशन क्यू वैल्यू होती है। क्यू जनरली मास डिफेक्ट होता है। क्यू क्या होता है? अरे क्यू क्या होता है भाई? हेलो, क्यू क्या होता है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। अब चलो, सर तो फिर मास डिफेक्ट और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? अरे वही तो है मास डिफेक्ट जो पहले पढ़ा था। मास डिफेक्ट ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं माना मैंने वाई को। अच्छा। वाई एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, मास डिफेक्ट ने उनको काइनेटिक एनर्जी दे दी। क्लियर हुआ? यस सर। अब चलिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी वाई की बात करें, जो हमारा डॉटर एलिमेंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, वो वास्तव में मास डिफेक्ट है mx माइनस my माइनस mhe, मास डिफेक्ट है इंटू सी स्क्वायर इंटू यहां पर क्या था भाई हमारा 4/4 था ना। ये हमारा ये पूरा क्या क्यू वैल्यू है ये? अरे ये क्यू तो लिखा है ये पूरा। यस सर। क्लियर है? अब मेन चीज क्या है, थोड़ा ध्यान दें। सारे न्यूक्लियस जिनसे ये अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं दे आर नॉट ऑफ सेम एनर्जी। वो सारे सेम एनर्जी के नहीं होते। मान लीजिए, थोड़ा ध्यान दें। हेलो, अब